नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले पार्टियां तैयारियों को लेकर पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं अहिरवाल में बीजेपी के भीतर टिकटों की लड़ाई अभी से ही बेहद दिलचस्प हो गई है। अहिरवाल बेल्ट में खासा असर दिखाने वाले गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह कह चुके हैं कि हरियाणा में सरकार बनाने का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है। इस बीच राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के कोसली कस्बा में एक सम्मान समारोह में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा में 2 हलकों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2 हलके 50 साल से रिजर्व हैं, जिसमें एक बावल और दूसरा पटौदी शामिल है, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ में एक भी हलका रिजर्व नहीं है। तो हमारे साथ ही नाइंसाफी क्यों होती है? कहा यह भी जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी पीड़ा खुलकर जता चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनसे छोटे और पहली बार जीतकर आए लोगों को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने इस तरह के बयानों के जरिए बीजेपी नेतृत्व से खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टियां अपना हिसाब देखती है, हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कैसे यहां पर बैलेंस बना पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठनों पर काम करती दिख रही है। कांग्रेस की संदेश यात्रा में कुमारी सैलजा के पोस्टर में भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें भी अब दिखने लगी है। अब ऐसे में तैयारियों में कौन बाजी मारेगा, ये तो देखने वाली ही बात होगी। जब मैं बोल रहा था दहीना के अंदर, तो मैंने कहा भाई मैं जाकर के हाथ जोड़ूंगा, कुसली वालों, भागली वालों, जो लट्ठम लट्ठा बंद करो। अब मेरा सुझाव है, मानो तो रख तू, कुसली वालों से पूछ रहा हूं कि भाई ये विवाद अगर हमने खत्म करना है तो भाई 10 आदमी तुम दो, 5 भागली के, 5 कोसली के, और 11 आदमी मैं दूंगा बाहर के। और बैठ करके एक कमेटी बना लो कि तुम्हारे आपस के झगड़े को इलेक्शन से पहले किसके से सुलटाएं। कुछ ही समय बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पार्टियों की तैयारियां क्या है, हरियाणा प्रदेश चुनाव के लिए कितना तैयार है, किन किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना है, कौन पार्टी कितनी तैयारी कर रही है, अपने स्तर से क्या क्या प्रयास कर रही हैं, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए ये अहम बात हो जाती है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उन्हीं के साथ हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर जो है वो लगातार बनी हुई है चर्चा में, और वो खबर है राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के, जो गुरुग्राम से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनका अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाना कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार वो ये कहते हुए बीते दिनों भी नजर आए कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि किस तरीके की बात वो कहना चाह रहे हैं खुल करके, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आए, ये भी चर्चा का विषय है। ऐसे में आपको ये बता दें कि उन्होंने इस बीच ये कहा कि पार्टियां अगर अपना हिसाब देखती हैं तो हमको भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा। अब वो किस हिसाब की बात कर रहे हैं और बीजेपी इसमें बैलेंस कैसे बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उनको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर के अहिरवाल बेल्ट में जो है उनकी अपनी एक डिमांड है। हालांकि ये डिमांड है क्या, है भी या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो ऐसे में ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर काफी अहम हो जाते हैं, जिन पर चर्चा करना काफी अहम हो जाता है। तो बाकी पार्टियां जैसे कि जेजेपी की अगर बात कर ले तो वो भी अपनी स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनेलो और बीएसपी, वो गठबंधन करके इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। खुद को वो तीसरा विकल्प इस बार बता रहे हैं कि एक बेहतर विकल्प के रूप में वो सामने आएंगे। तो उधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सभाएं हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही है, जो बैठकें हो रही है, उसमें कई सारे वो विधायक भी नजर आ रहे हैं जो इससे पहले 2019 के चुनाव में
पार्टी से किनारा कर चुके थे या अन्य पार्टियों में शामिल हो चुके थे। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि वो इस बार चुनाव में फिर से टिकट हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और इसीलिए लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सभाओं में और उनकी जो बैठकें हैं उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उसमें दिख रहे हैं। हालांकि कौन किस ताक में है, कौन पार्टी में टिकट पाने की ताक में है, कौन तैयारियों की फिराक में है, कौन जो है जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है और इसका फल क्या होगा ये आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो लगातार पार्टियों की जद्दोजहद है, जो पार्टियों की लगातार तैयारियां है, वो ग्राउंड स्तर पर जरूर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि लगातार इसको लेकर चर्चाएं भी हम करते रहते हैं। हर मुद्दे पर जो है आपके सवाल भी उस बीच उठाते रहते हैं। तो ऐसे में आज भी हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और आज भी इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराज जी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही टीपू पौड़िया जी प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शर्मा जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी शर्मा जी देखिए, अब आप ही के सांसद, आप ही के मंत्री, आप ही की पार्टी पर सवाल उठाने लगे हैं, तो ऐसे में विपक्ष तो एक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि वो कई सारे ऐसी विवादास्पद बातें कह रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी कहा, हमने थोड़ी देर पहले बाइट भी सुनाई थी कि अगर पार्टी अपना हिसाब देखती तो हमें भी अपना हिसाब देखना पड़ेगा। कभी वो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये किस तरीके के बयान है, क्या वो इशारा कर रहे हैं और पार्टी क्या कर रही है इन सब चीजों के लिए? ये कौन से एमपी की स्टेटमेंट थी मैडम ज्योति जी? ये राव इंद्रजीत सिंह की स्टेटमेंट थी। देखो ऐसा है, राव इंद्रजीत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है, वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर मोस्ट पर्सन है और समय समय पे वो गाइड भी करते रहते हैं। उनका साथ हमारे साथ है, बहुत सीनियर नेता है और मैं समझता हूँ पार्टी के बहुत वफादार सिपाही है। तो प्रजातंत्र हमारे तो जैसे इनके यहाँ थोड़ी कांग्रेस में तो लट बजता रहता है भाई। वो कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी वीरेंद्र जी कांग्रेस हैं, कहीं शैलजा जी कांग्रेस हैं, कहीं रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस हैं। तो इनमें तो लठम लट्ठा होता रहता है। अब वो अलग खींचता है, वो अलग खींचता है। और फिर दूसरा, इनके यहाँ देख लो मुख्यमंत्री सब अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं। हमारी पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो हमारे चाणक्य की भूमिका में है और उन्होंने बहुत ही हमारी पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पर हमारी पार्टी का नाम रोशन किया, विश्व पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम रोल अदा किया। धारा 370 और 35 से हटाने में जम्मू कश्मीर से उनका अहम रोल था और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मोदी जी का मार्गदर्शन है हमारे ऊपर और आदरणीय अमित शाह जी उनका विशेष तनय है। 2 दौरे उनके लग भी चुके हैं और उधर से राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो संगठन कौशल है, संगठन का बड़ा अनुभव है। एक आम कार्यकर्ता से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है और लोगों के बीच में रहते हैं, विधायक भी हो, ये भी अपने आप में एक गौरव की बात है। उधर से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका प्रशासन का बड़ा अनुभव है, वो मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, जन जन के चेते हैं, लाडले हैं। 56 साल के बाद में ओबीसी समाज के हमने मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो इससे निश्चित तौर पर खस्ती बरादरी में विशेष लगाव है उनके प्रति। जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते हैं, रात को करीब 12-1 बजे तक वो जनता की सेवा करते रहते हैं। कभी आप पता करना उनकी कोठी पे, वहां पर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो जन जन के लाडले हो। तो अक्सर कहते रहते भाइयों, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं और ये क्या नाम है सीएम रेजिडेंस भी आपका है, तेरा तुझ पर पण क्या लागे, मेरा सब आपका है और मेरे को आपके आशीर्वाद की, देखिए ये बात जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। तो तीसरी बार जनता का आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये बीजेपी में संभव है ज्योति जी।
एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री ये बात हम समझ पा रहे हैं और लोग भी देख पा रहे हैं कि किस पार्टी में क्या संभव है। लेकिन जब उनका ये बयान सामने आया तो उन्होंने 2 सीटों का नाम लिया, उन्होंने बावल और पटौदी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये 50 साल के लिए रिजर्व सीटें हैं, लेकिन भिवानी और महेंद्रगढ़ का कोई वो नहीं है, रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं, यानी पक्का नहीं है कि जीत होगी भी नहीं होगी, इस तरीके की कोई हालात नहीं है। लेकिन तब भी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इसको लेकर विपक्ष भी कह रहा है, कुछ राजनीतिज्ञों का भी ये कहना है कि टिकट को लेकर के वो ये बात कर रहे हैं, अहिरवाल बेल्ट पर वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी को वो टिकट दिलाना चाहते हैं। ये इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आई है, इस पर से पर्दा उठाइए, ये क्या है सस्पेंस? देखो, वरिष्ठ नेता है, अगर मान लो एक आध बार कोई ऐसी बात है, ये प्रजातंत्र है, हमारी पार्टी में तो प्रजातांत्रिक प्रणाली चलती है और वो बहुत ही हमारे सीनियर मोस्ट नेता हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और हर जगह वो हमारे मंच पर रहते हैं। ऐसा नहीं है वो हमारी पार्टी के कोई विरोध में बात नहीं करते, तो प्रजातंत्र में कोई अच्छी बात कह दे तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो बहुत वरिष्ठ नेता है और हमारे साथ हैं और मैं समझता हूं दक्षिण हरियाणा के बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं वो और उनका बड़ा प्रभाव भी है। तो जिस तरह से मैंने बताया आपको, हमारे एक आम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, बिना खर्ची बिना प्रति के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ा सीवना लगता था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। हर घर से कोई हर गांव से कोई 2 बालक लगे, किसी गांव से 10 बच्चे लगे, किसी गांव से हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबका साथ सबका। ठीक है शर्मा जी, मैं लौटूंगी क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरे टर्न में मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन और भी मेहमान बने हुए। कमल हांडा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? वेरी क्लियर ज्योति जी। हांडा जी की आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अभी राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने नाइंसाफी की कुछ बात की। हालांकि बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि देखिए हमारे में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन इस तरीके के बयान आना क्या कांग्रेस के लिए किसी तरीके की पॉसिबिलिटी का इशारा है या फिर आपकी तैयारियां कैसी चल रही है आने वाले चुनाव को लेकर के? ज्योति जी आपको नमस्कार, सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त तोड़ने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म वेला में जहां तुम अपने पाप धोते हो, बताओ ब्रह्म वेला में जहां तुम अपने पाप धोते हो, वही सरयू का पानी अगर खोलने लग जाए तो क्या हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बात ऐसी है मैडम कि आप उनके बयान की बात कर रही हैं राव इंद्रजीत के। उन्होंने पहले भी ऑब्जेक्शन में रेज की थी कि मैं सीएम एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत सीनियर लीडर हूं मैं, लेकिन मुझे नहीं बनाया। एक अनुभवहीन पहली बार का जो एमएलए है उसको उन्होंने सीएम बना दिया। ऑब्जेक्शन तो उनको थी शुरू से कि हाँ एक अहीर कम्युनिटी से सीएम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि प्रधानमंत्री की चलती है। ऐसी बात है, ये इनके यहाँ पर कुछ बोले तो ये प्रजातंत्र कह देते हैं, हमारे यहाँ कुछ बोले तो लठ बाज रहे हैं। अब आप 1 मिनट चुप रहिए। शर्मा जी देखिए, मैंने आपको पूरा समय दिया, साल में ओबीसी से सीएम बनाया, देखिए समय आपको दिया गया, आपने अपनी पूरी बात रखी। देखिए आप पहले से अपनी बात रखी, अभी बीच में निकालने से बेहतर होगा। देखिए और मेहमान का नंबर नहीं आ पाएगा। शर्मा जी माफ कर रही हूँ, माफी चाहती हूँ आपसे, आपको रोकना पड़ेगा। पेन रखते नहीं हो, मेरे पास होता है, नहीं पेन और किताब कॉपी होता है, रजिस्टर अपने पास भी रख लिया करो जवाब देने के लिए। बीच में डंगा देना मैंने कहा ना, डेकोरम नहीं होता डिबेट का। आप हमारे को हमने ओबीसी समाज का 56 साल में सीएम बनाया, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? आप अभी डिक्लेयर करिए, आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करिए ओबीसी समाज से, करिए, पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। चलिए ठीक है, आप जवाब देने दीजिए। हांडा जी जवाब दीजिए, शर्मा जी लौट इसको म्यूट पे रखिए या कुछ करिए आप, ये इसकी बीमारी है, इसको उछलना है ही बीच में। फिर आप देखिए मैंने चुपचाप सुना, बट ही डजंट हैव द पेशेंस। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रही थी कि इनकी पार्टी में कोई बोले तो प्रजातंत्र है। उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि भाई हाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारी तरफ या कुछ भी।
हमारी तरफ से कोई कुछ बोल दे तो ये उसका इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना देते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र हो सकता है ना, या खाली इन्होंने ठेका ले रखा है। लोकतंत्र खत्म करने लगे थे। 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं एक ताजा ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया उनका, राव इंद्रजीत सिंह का। वैसे भी बड़ी अंदर बगावतें की लपटें उठ रही हैं। अभी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से, फतेहाबाद का। और एक वो कहना चाहूंगी कि जो कह रहे थे अमित शाह बोलकर गए थे पाई पाई का हिसाब देंगे, तो दिया तो है नहीं उन्होंने अभी तक। देखते हैं कब तक देते हैं। उनसे मैडम शर्मा जी देखिए अपने टाइम में जवाब देंगे तो उनकी बात पूरी हो जाएगी। आप मेहमान भी वेट कर रहे हैं, एक बार बोल लेने दीजिए, रोकिए तभी तो मैं बोलूँ, मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने देते। बिल्कुल आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, मैं भी कई पदों का फतेहाबाद का एक ताजा उदाहरण देना चाहूंगी कि वहां पर नायब सैनी ने, इनके ओबीसी मुख्यमंत्री ने कुछ काम गिनाए, 6-7 काम गिनाए। वो बाद में जनता में से आवाजें उठी कि ये सब काम तो कांग्रेस के किए हुए हैं, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को। डीसी को बोला इंक्वायरी करो कि ये भाषण किसने लिखा है। तो ये तो इनकी करतूतें हैं कि हमारे किए हुए कामों का श्रेय लेते हैं। अभी खबर 5 में भी वो हमारे पंचकुला में पंचकुला में अखाड़ा हुआ था, वहां पर भी बात हुई, तो इनके वो कह रहे थे कृष्ण धुल जी कि जी 9 सेक्टर की रेडी मार्केट हमने दोबारा बनाई। और ये क्यों नहीं बताया कि आपने हर किसी से 5-5, 6 लाख रुपए लेके और छोटे छोटे उनको वो बना के दे दिए। झूठ तो ये बोलने में एक्सपर्ट है, मैंने कहा ना महारत है इनको, 10 साल से झूठ की फैक्ट्री चल ही रही है। दूसरी बात ये है कि 1 मिनट मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हालांकि हरियाणा से संबंधित नहीं है, लेकिन छात्रों से, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हमारे छात्र हैं। दिल्ली में किसी जवाबदेही है कि बेसमेंट में पानी भर गया, इन्होंने डीसिल्टिंग नहीं करवाई भाजपा ने, वहां पर 3 छात्रों की मौत हो गई। दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपत्ति जताऊंगी, मैं आपत्ति जताऊंगी क्योंकि दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। शर्मा जी और आना जी उनको रोकेंगे। देखिए उधर वो एमसीडी पर जवाब थोप रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसद जवाबदेही दे, वो कह रहे हैं पार्षद जवाबदेही दे, वो कह रहे हैं मेयर जवाबदेही दे, वो कह रहे हैं दिल्ली सरकार दे, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार दे। तो इस पर तो अभी चर्चा करना मुझे नहीं लगता वाजिब होगा, करेंगे इस पर भी एक दिन चर्चा, पूरी इसी पर करेंगे। अभी मैं आगे बढ़ूंगी, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ, मेरी आवाज पहुंच पा रही है कुटेल साहब आप तक? ज्योति जी 5 सेकंड दीजिएगा, मेरे को एक बात और कहनी है। चलिए ठीक है। ये कहते हैं हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि पीपीपी में सारा डेटा आ गया है, उसमें कितने एससी, कितने ओबीसी, कितने एसटी हैं। तो मैं इनको पूछना चाहूंगी इन्होंने बाकी दूसरों को कितना महत्व दिया है इन्होंने। ये सिर्फ एक नायब सैनिक का लेके गुणगान करते रहते हैं, ओबीसी बहुत है, ऐसे नहीं है कि हमारे पार्टी में नहीं है। 15% आरक्षण हम ही ने बढ़ाया, हमारी हुड्डा सरकार ने कांग्रेस में ओबीसी वर्ग के लिए। आप एक ही बंदे का नाम लेकर रटी जाते हैं और कोई नाम ही नहीं है आपके पास, सिर्फ एक ही आदमी का नाम लेते हैं। वो भूल जाते हैं जब आप लोगों पर पेशाब करवाकर उनका अपमान करते हैं, उन आदिवासियों का या दलितों का, जिनको आप राष्ट्रपति बनाते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी और भी मेहमान बने हुए हैं। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला, जल्द लौटूंगी मैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, अब आपके पास आते हुए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ज्योति जी पहुंच पा रही है। देखिए कुटेल साहब, आपने गठबंधन बनाया और उसके बाद से तैयारियां क्या है, एक सन्नाटा सा पसरा है, सुर्खियों में नहीं बने हैं। क्या तैयारियां है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, यूं ही निकल जाएंगे 2-3 महीने। देखिए ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो समझौता हुआ है वो निश्चित तौर पर अक्टूबर मास 2024 के अंदर जो कि वो सरकार बनाने का काम करेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही पार्टियां जो कि कैडर बेस्ड पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो है अपने अपने कार्यों के अंदर जो है कि वो लगे हुए हैं।
और 1 अगस्त से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा स्तर पर होने जा रहा है। 1 तारीख को अंबाला लोकसभा के अंतर्गत जगाधरी के अंदर पहला कार्यक्रम होगा। 2 तारीख को कुरुक्षेत्र लोकसभा के थानेसर के अंदर कार्यक्रम आयोजित होगा और करनाल लोकसभा की असंध विधानसभा में जो कि कार्यक्रम का आयोजन होगा सोनीपत का गोहाना में होगा। तो इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जो है कि इन कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम करेंगे और चुनाव को कैसे लड़ना है और जीतना है ये तमाम टिप्स देकर के जो है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम जो है कि वो होगा। और अब की बार जो चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी जो लड़ने जा रही है वो मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने और कोसोटने और पीटने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने जो है कि आजादी के बाद का जो काफी लंबे समय जो है कि सत्ता के अंदर रह करके जो है कि गरीब वर्ग को लूटने का काम किया है, उनको दबाने का काम किया है और उनको आज तक जो हक अधिकार जो है कि संविधान के अंदर निहित है कि वो नहीं प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव होगा और जमीनी स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं जो है कि वो काम के अंदर लगे हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी जो है कि मैदान के अंदर है। चाहे कांग्रेस और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो है कि काफी नीचे चला गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को जो है कि सत्ता को हथियाने के लिए जो है कि वो लाले पड़े हुए हैं और आज कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं हरियाणा प्रदेश के अंदर कतई भी कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। देखिए गुटेल साहब, आप मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन आप लोग जो सवाल उठाते हैं ना संगठन को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर जो आप लोग सवाल उठाते हैं बार बार, उसमें एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। आपकी तरफ से अक्सर ये सवाल उठाया जाता है। अभी कुछ समय पहले आप लोग जो गुटों की बात करते थे कि एसआरके गुट अलग है, हुडा गुट अलग है, उसमें भी कुछ कुछ गुट निकालते हैं। लेकिन अभी जो पोस्टर एक आया है सामने, उसमें जो शैलजा जी यात्रा चला रही थी, जिसमें संदेश वो एक तरीके से दे रही है, जिसको पहले आप लोग कहते थे कि एसआरके गुट की यात्रा है, अब उसमें पोस्टर नजर आने लगे हैं, तस्वीरें नजर आने लगी हैं, हुड्डा साहब की भी तस्वीर नजर आने लगी है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष भी। तो संगठन मजबूत हो रहा है क्या? इस ओर इशारा ये कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो आप लोग कहते थे कि संगठन में फूट है, नहीं चल रहा है, संगठन एकजुट नहीं है, तो अब तो ये भी एकता दिखने लगी है। इनको दुख होगा मैडम सुनकर, इनको दुख होगा। कांग्रेस गुटों के अंदर बटी हुई है, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई है आपस के अंदर। और आपने कहा है कि अभी जो है कि शैलजा जी ने जो यात्रा निकाली है उसके अंदर हुड्डा का और प्रदेश अध्यक्ष का जो है कि वो चित्र लगाया गया, फोटो लगाया गया है। ज्योति जी मैं बताना चाहता हूं, और हमारी बहन होंडा भी बैठी है, यानी फोटो लगाने से कुछ नहीं है। हम तब मानते कि आज प्रदेश के अध्यक्ष अंबाला के अंदर आकर के जो है कि उसको श्री गणेश करने का काम करते, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उसका कर्तव्य बनता है, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे वो शैलजा हो, चाहे वो और कोई हो, लेकिन वो सबको साथ में लेकर के चले। लेकिन आज प्रदेश का अध्यक्ष जो है कि वो कठपुतली बन करके जो है कि काम कर रहा है। और दूसरी एक और बात बता दूं, जैसा शैलजा ने कार्यक्रम स्टार्ट किया और अभी 3-4 दिन के बाद जो है कि दीपेंद्र हुड्डा के जो है कि उसके पर्सनल कार्यक्रम जो है कि वो शुरू हो जाएंगे, ताकि जो है कि शैलजा के कार्यक्रम को जो है कि वो डैमेज किया जाए और हुड्डा को कतई भी जो है कि
इस प्रदेश के अंदर दलित जो है कि वो सहन नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले अशोक तंवर को पीटने का काम किया, उसको बाहर निकालने का काम किया है, और आज शैलजा के पीछे ये लोग लगे हुए हैं। और शैलजा जो है कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और पब्लिक के अंदर जिंदा रहने के लिए जो है कि वो तरह के कार्यक्रम बना करके जो है कि वो बीच में आ रही है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। टीपू जी भी हमारे साथ बने हुए। टीपू जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच पा रही है ज्योति। थोड़ा लेट में आपके पास पहुंचे हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए, अपने अपने कार्यक्रम रख रही है पार्टियां, अपने अपने एजेंडे रख रही हैं और प्लान रख रही हैं कि कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। तो आपकी पार्टी का क्या प्लान है, क्या आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सुर्खियों में नहीं दिख रहे हैं? नहीं ज्योति जी, जैसे जननायक जनता पार्टी की जो इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बात है, अभी हाल ही में हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है, जो हमारी पीएसी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उसका गठन हो चुका है। और आज शाम को या कल तक हमारा सभी जिला अध्यक्षों की लिस्ट, हल्का प्रधानों की लिस्ट वो जारी होगी। जैसे कि जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो पूरे संगठन को भंग कर दिया था, दोबारा से संगठन को बनाने का काम हम कर रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपने लोगों के बीच में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी। जो हमारे कार्यकर्ता ग्राम स्तर पे हैं, ब्लॉक स्तर पे हैं, चाहे कहीं कॉलोनी में है, कस्बों में है, कहीं पर भी है, सभी कार्यकर्ताओं से दोबारा मेल जोल करके और मीटिंग करके और किस तरीके से बूथ लेवल मैनेजमेंट बना करके भाई क्या चूक हमसे लोकसभा चुनाव में रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। और देखना नतीजा आएगा, क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसमें हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी चुनाव जब कोई व्यक्ति अगर एक हारता है तो वो अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि वो ये महसूस करता है कि मुझसे चूक कहाँ हुई है और उस चूक को सुधारने की कोशिश करता है। और पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी विधानसभा चुनाव के बीच में आएंगे और अपनी जो 4.5 साल के कार्यकाल में जो हमने जनता को वादा किए थे, जो हमने काम पूरा किया, जो हमने महिलाओं के लिए किया, हमने युवाओं के लिए किया, हमने किसान के लिए किया, उन सारे कामों को हम जनता के बीच में दोबारा से रखेंगे और नतीजा विधानसभा का चुनाव जननायक जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और आने वाला समय जो जननायक जनता पार्टी का होगा। आम आदमी पार्टी और आपके जेजेपी पार्टी के गठबंधन की कुछ बातें जो अभी चल रही थी, तो क्या ये अफवाहें हैं या फिर पार्टी कुछ सोच रही है आगे जा करके? हालांकि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि हम अकेले सभी सीटों पर लड़ेंगे। देखिए ज्योति जी, अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला जी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वहां पर भी उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। अभी हाल फिलहाल अभी पार्टी लेवल पर किसी से गठबंधन की चर्चा कोई इस प्रकार की नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये जो गठबंधन एक हुआ है प्रदेश में, अभी जो क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन हुआ है इनेलो और बसपा का, इनका कहना है कि हम बहुत अच्छे विकल्प हैं अभी के चुनाव में जनता के सामने और ये गरीब कमेरे वर्ग का गठबंधन है जिस पर लोग भरोसा जताएंगे। तो क्या ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है? देखिए ज्योति जी, जो आईएनएलडी और बसपा का जो गठबंधन है, पहले भी 2-3 बार गठबंधन हुआ है। अब वो गठबंधन कितने दिन रहा है ये हरियाणा की जनता के सामने है, मीडिया के सामने है। गठबंधन तो खैर आपके साथ भी हुआ था। हमें गठबंधन अक्सर होता है राजनीति में, ज्योति जी अक्सर होता है, लेकिन आईएनएलडी और बसपा का कितनी बार हुआ है आप ये देखिए ना। तीसरी बार अभी ताजी जो बात है, अभी आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन कितने दिन चलता है, कितने दिन नहीं चलता है, तो देखने वाली बात है। और रही बात इन्होंने कहा कि गरीब की कमेरे की, भाई इस तरीके की जो बातें हैं, भाई गरीब की कमेरे की बातें तो हर बार की जाती है, आईएनएलडी की तरफ से भी की जाती है, बसपा की तरफ से भी की जाती है, लेकिन उसको जनता कितना स्वीकार करती है उसका नतीजा हमारे सामने है। जनता उस चीज को स्वीकार नहीं करती। भाई जहां लड़ाई लड़ने की बात आती है, आईएनएलडी वहां फेलियर हो जाता है, आईएनएलडी का वहां लड़ नहीं पाती। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी कुटेल साहब से, लेकिन उससे पहले आंडा जी कुछ कहना चाह रही थी। अगर आप जल्दी अपनी बात कहें तो फिर उसके बाद शर्मा जी के पास जाऊं मैं। मैडम आपके उधर से थोड़ी डिस्टर्बेंस है, थोड़ा उसको ठीक कराएं आप ज्योति जी। अच्छा, जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबका साथ नहीं, सबके साथ विश्वासघात किया इन्होंने। और जो कि है ना कि कृष्ण कुटेल जी जो बातें करते हैं, सच्ची में हवाई बातें करते हैं, खुली आंखों के सपने वो भी दिन में कि हम सरकार बनाएंगे। आईएनएलडी एक सवाल पूछना चाहूंगी, उसका जवाब इनको कहना ज्योति जी मुझे जरूर देंगे कृष्ण कुटेल जी, कि आपने चुनाव वहां से लड़ा जहां हमारा गठबंधन था, आपने करनाल से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को पीछे से, बसपा भी इसीलिए साथ में आ रही क्योंकि आपने बीजेपी को सपोर्ट करना है। दूसरी बात,
आपके तो परिवार में फूट हो गई थी, आप हमारी बात करते हैं। आपके तो देख लीजिए ना, दुष्यंत जी अलग है और वो INLD अलग हो गई है, सब कुछ टूट फूट गया। और इनको जो है ना, अगर हमारे जैसे आपने कहा कि कुमारी शहजाद के उसमें पोस्टर में जो है या होर्डिंग में हुड्डा जी का, उदय भान जी का चित्र नजर आ रहा है, ठीक है, तो इनको ना तो तब चैन था अगर वो स्टेटमेंट देते थे, अब साथ में आ रहे तब भी इनको चैन नहीं है। मतलब ना कत्ते मान, पंजाबी में कहावत है, ना कत्ते मान ना ठंडे मान, ना बाई करवट चैन ना बाई करवट चैन। अगर साथ है तो इनको प्रॉब्लम है, अगर किसी ने बयानबाजी कर दी तो इनको प्रॉब्लम है। चाहे वो होने दो इनके बाद। और इनसे पूछूंगी, ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया कमेरे वर्ग के लिए, 36 बिरादरी की बात हम ही ने उठाई थी, हमारे दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी ने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने कमेरे वर्ग बना दिया, कमेरे का मतलब ही नहीं पता होगा। और आपने कहा हमें चुनाव कैसे लड़ना है, यानी कि आपको चुनाव लड़ना नहीं आता। आपने कहा ना हमने देखना है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, यानी कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, स्पेशल पटेल जी, जो कि है ना कि आपको चुनाव लड़ना नहीं आता, आप स्वीकार कर रहे हैं। आजादी के बाद जो PSU बने, जिनको भाजपा ने बेचने का काम किया, वो किसके अबूजान ने बनाए थे, जरा बताएंगे आप मुझे। IIT, IIM, नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्या क्या काम नहीं किए उन्होंने। आपने कोई एक काम किया हो, आप तो वैसे भी रीजनल पार्टी है, आप तो नेशनल लेवल के है ही नहीं है। तो जो तरक्की हमने दी देश को, जहाँ पर सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ पर IIM, और आज कौन सी चीज के यहाँ पर हमारे यहाँ तो फैक्ट्रीज नहीं है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि भाजपाइयों ने 22 PSU महज, जो 50 लाख करोड़ के हैं जिनकी वैल्यू, महज 16,000 करोड़ में बेचे इनके आका ने, जो कितने शर्म की बात है। हमारे टैक्सेस से बने, हमारे बुजुर्गों के टैक्सेस से बने। रुक जाइए जरा, आपको भी जवाब देती हूँ मैं, ठीक है। और मैं दूसरी बात भी कहती हूँ, 1 मिनट, हाँ जी, बस एक बात और। JJP जो जमानत जब्त पार्टी, जिसको मैं कहूँगी नोटा से मुकाबला था इनका, और सारे तो छोड़ के आपके कांग्रेस में आ रहे हैं। नाम चाहे तो गिना दूं मैं, एक तो यही पंचकुला के ही है, और जमुनागढ़ छोड़ने जाने वाले थे ना आप तो भाजपा को, आप तो उनकी गोद में जाकर बैठ गए। आप उनके हर गुनाह में शामिल रहे, चाहे वो पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, चाहे वो हमारे किसानों के साथ अत्याचार हुआ, उनको आतंकवादी खालिस्तानी आंदोलन तक कहा गया। आप चुपचाप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया, आपने हर गुनाह में भाजपा का साथ दिया और आप उनके साथ थे। आपके अपने, और हम तो ये भी कहते थे भाजपा और JJP जो है भाई भाई, प्रदेश बेचकर खाई मलाई, इसीलिए 4.5 लाख करोड़ का जो है कर्जा हो गया हरियाणा पर। ठीक है आंडा जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी अभी। शर्मा जी, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, इस बार चुनौती भाजपा के सामने कितनी बढ़ेगी ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक तरफ किसान संगठनों ने कह दिया हम भी चुनाव लड़ेंगे, उधर बसपा और इनेलो का गठबंधन हो गया, उधर JJP भी सभी सीटों पर लड़ेगी, उधर आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी है। तो क्या सच में बीजेपी के सामने इस बार मुश्किलें बढ़ेंगी? बीजेपी का तो काम आसान हो गया मैडम, क्योंकि ऐसा है, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर। भाई हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, चाहे हमने भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण किया है, चाहे विदेश में हमारा डंका बजा है, चाहे धारा 370 और 35 से हमने जम्मू कश्मीर से हटाई है जो कांग्रेस ने लगाई थी। तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी है, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। आज किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हमारी सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, को चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि इनके टाइम में तो क्या होता था, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को भर्ती करता था, अपने क्षेत्र वालों को भर्ती करता था। क्षेत्रवाद, भाईवाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर भर्तियां होती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आज 3 पीढ़ी खाली चली, जिसका कोई चपड़ासी नहीं लगा था, गरीब किसान का बेटा आज बिना खर्ची के, बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। हमारी सरकार कर रही है। किसान का पहले क्या किया, इन्होंने सस्ते भाव में 4-6 का नोटिस थमाया और किसान की जमीन हड़प दी, सस्ते भाव में, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। आज किसान के बिना मर्जी के 1 इंच भी जमीन को एक्वायर नहीं कर सकता है। तो मुख्यमंत्री जी किसान के साथ हैं, वो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है।
और हमारे ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हमारे प्रदेश जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की, और जन जन को भारी है। और इन्होंने एक मिनट जो क्ली, इन्होंने जनता को ठग लिया। इन्होंने झूठ बोला काट की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। खटाखट फटाफट वो लाइनें लग रही है, खटाखट फटाफट वाले झूठे गारंटी कार्ड बांटे थे इन्होंने। वो बहने पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट फटाफट वाले भाई, वो 8,500 तो दे दो। तो ये काट के अंडे इनकी चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है। दूसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब कहने जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी, ये आने वाले समय की बात है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। टीपू जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उससे पहले फिर हांडा जी आपके पास आऊंगी। टीपू जी, हांडा जी के सवालों का कुछ आप जवाब देना चाह रहे थे। ज्योति जी, जैसे कमल हांडा जी कांग्रेस पार्टी के जो किए गए कामों के कसीदे पढ़ रहे थे, अगर कांग्रेस पार्टी ने इतने बढ़िया काम किए होते तो इतने बड़े हादसे पे खड़ी नहीं होती कांग्रेस पार्टी। रही बात हरियाणा कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, और 10 साल के चीफ मिनिस्टर में किस प्रकार क्षेत्रवाद का भेदभाव किया, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये जनता जानती है। और इस 10 साल में किसान की हालत क्या थी, 2-2 रुपए के चेक जो दिए जाते थे जो मुआवजे के तौर पर, वो जनता भूली नहीं है, हमारे किसान भाई भूले नहीं है। किस प्रकार 4-6 का नोटिस दिखा करके जो किसान भोले वाले किसान को डरा दिया जाता था, फिर वो अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते थे। कोड़ियों के दाम पर जमीन बेची गई, बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया, और इस तरीके के तमाम आरोपों में, तमाम केसों में आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उलझे हुए हैं। आज हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भाई, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भाई, लोकसभा का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी जी को बनाने का और उनको हटाने का चुनाव था। अब चुनाव होएगा हरियाणा की विधानसभा का चुनाव होएगा हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चुनाव होएगा हरियाणा के विधानसभा क्षेत्रों का सही से जो प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, अपने क्षेत्र के मुद्दे कौन उठा सकता है, अपने क्षेत्र में युवाओं की बात कौन कर सकता है, अपने क्षेत्र में महिलाओं की बात कौन कर सकता है, कौन सबको एकजुट लेकर के चल सकता है। अगर हरियाणा प्रदेश में सबको एकजुट लेकर के कोई चलता है, अगर प्रोग्रेसिव सोच किसी की है, वो दुष्यंत चौटाला जी की है। और दुष्यंत चौटाला जी इस विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जाएंगे, और इस जो कांग्रेस जो पार्टी जो ज्यादा इस टाइम हवा में यार उछल रही है ना, इसको मतलब जवाब देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस है जिसने जेबीटी टीचरों पर लाठीचार्ज करवाई और उनकी हत्या हुई। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करी। ये वही कांग्रेस है। भाई, कांग्रेस पार्टी के जो किए गए काम उनको जनता भूली नहीं है, आज भी याद है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये झूठ का एजेंडा, कांग्रेस को जो भ्रम कराने वाली जो ये चीज नहीं चलने वाली है। चलिए ठीक है, आपका गुस्सा मैं देख पा रही हूँ कांग्रेस के प्रति। मैं रुकूंगी यहाँ पर क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है, उसके बाद हांडा जी आपके पास आऊंगे। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी न तोड़ तक में जा है, नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा बनी हुई है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अन्ना जी, आपके पास आते हुए जो आक्रामक तरीके से सवाल आप पर दागे गए हैं टीपू जी द्वारा, उनका जवाब दीजिए। सवाल दोहराएंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत चल रही है। ज्योति जी रिपीट कीजिए। देखिए, उन्होंने बंद किया तो चल रहा था उनके यहाँ, टीपू जी के यहाँ। टीपू जी के आरोप आप नहीं सुन पाई? नहीं, देखिए फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई मैडम।
कि आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रही हैं या किसी को भी नहीं सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ही, आप उनका सवाल दोहरा दीजिए, मैं बता देती हूँ। मैं चलिए ठीक है, आपकी आवाज सही कर रहे हैं, आपकी आवाज सही कर रहे हैं। कुटेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कुटेल साहब, तब तक आप अपनी बात कहिए। सिस्टम में कुछ खराबी है और स्पष्ट रूप से जो है कि आवाज सुनाई नहीं दे रही, ना तो पांडा जी की और ना हमारे शर्मा जी की, ना टीपू जी की। भाई उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। चलो ठीक, मैं बता देती हूँ आपको। कुटेल जी, मैं सही करवा रही हूँ, टीम हमारी सही कर रही है। चलिए ठीक है, कुटेल साहब पहले आपसे ही सवाल ले लेती हूँ। आपको कहा गया था जेजेपी द्वारा कि आपका गठबंधन कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, ये आप भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, क्योंकि पिछले बार भी कई बार गठबंधन हो चुके, कुछ बहुत बड़ा हो नहीं पाया है। देखिए ज्योति जी, टीपू अच्छी प्रकार से जानते कि जब 2018 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था, उसमें गड़बड़ी करने वाले कौन लोग थे, और आज वो लोग यहां पर बैठ करके कह रहे कि कितने दिन यह कि गठबंधन चलने वाला है। यानी गठबंधन तड़वाने के अंदर अहम रोल जो है कि भारतीय जनता पार्टी का, और मैनिपुलेटेड हुआ जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी। वोटिंग कराने का काम जो है कि गोवाड़ा रैली के अंदर जो है कि वो जेजेपी के लोगों ने वो किया, जो ग्रुप था वो अलग हुए, पार्टी बनाई और फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। और जो है कि अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को खराब करने का काम किया है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ करके और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाना, ये जनता के साथ धोखा था, बेईमानी थी। जो 75 पार का नारा देते थे और जो यमुना पार पहुंचाने का नारा देते थे, तो लेकिन वो दोनों मिल गए और जनता जो है कि इनकी हरकतों को जान चुकी थी, और फिर इन्होंने मंत्री होते हुए, उप मुख्यमंत्री होते हुए बड़े पैमाने पे घोटाला करने का काम किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी इन्वॉल्व है और जेजेपी के लोग भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि भी हमारे पास महकमा नहीं था, तो ये तो उन लोगों ने किया है। शराब घोटाला यहां पर हुआ, धान घोटाला यहां पर हुआ, फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ और फर्जी आईडी घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला हुआ। तो लेकिन ये किसके समय के अंदर पनपा, और आज बैठकर के सफाई देते हैं कि हम जो है कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन आप लोगों का मुंह नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की विरासत जो आज संभाले हुए हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को सिंचने का काम किया है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला करके जो लोगों को मजबूत करने का काम किया है, गरीब लोगों को रियायती प्लाट देकर के उनको मजबूत करने का काम किया है, किसानों को फसलों का मुआवजा देकर के जो है कि उनको उनका मान सम्मान करने का काम किया है, बुजुर्गों को पेंशन देख करके जो है कि उनको उनके मान बढ़ाने का काम किया है। और आज आप देखते हैं हरियाणा प्रदेश की हालात क्या है। आपके समय के ऊपर जो है किसानों के ऊपर लाठियां चली, मौतें हुई। आप लोग उस समय कहां पर थे कि जब किसान जो है कि सड़कों के ऊपर जो है कि अपनी मांगों के लिए चिल्ला रहा था, तब तो आप मुख्यमंत्री की जो है कि कुर्सी पर बैठ करके जो है कि यानी मलाई खाने का काम कर रहे थे। तो लेकिन आज जनता जो है कि आप लोगों को भी समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी समझ चुकी है, और कांग्रेस के हथकंडे जो सदा इन्होंने अपनाने का काम किया है उनको तो जनता जो है कि समझ चुकी है। और जब से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टियों के पेट के अंदर दर्द है। लेकिन निश्चित तौर पर जो है कि ये गठबंधन की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बनने जा रही है, और ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कांग्रेस वालों को। कांग्रेस जानती कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है और इंडियन नेशनल लोकदल का जो कमेरे वर्ग का जो वोट है, मिलकर के आप लोगों को चित करने का काम करेगा। आप याद करिए, जब स्थानीय निकाय चुनाव हुआ था तो 13% वोट जो है कि वो बहुजन समाज पार्टी का था, और 13.5-14% वोट जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था। अगर मिला देते हैं कौन किसको चित करेगा ये लोग डिसाइड करेंगे, हरियाणा की जनता डिसाइड करेगी। अन्ना जी, इनके सवालों का जवाब तो दीजिएगा ही दीजिएगा।
मेरा सवाल भी एक है कि अभी मैंने गिनाए थे कितने वर्ग जो है अब चुनाव लड़ने वाले हैं। किसान वर्ग भी चुनाव लड़ने वाला है, अन्य पार्टियां तो है ही हैं, आम आदमी पार्टी है, इधर गठबंधन हो गया। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, ये भी बड़ा सवाल है या नहीं? या फिर दूसरा, टीपू जी जो कह रहे थे, जेजेपी के प्रवक्ता, वो ये कह रहे थे कि आप लाठीचार्ज के लिए जो बार बार बीजेपी वालों को कोसते हैं, आपके राज्य में भी तो लाठीचार्ज हुआ था, क्षेत्रवाद हुआ था। कोई क्षेत्रवाद, मेरी बारी है अब, कुटेल जी मेरी बारी है। कुटेल साहब उनको बोलने दीजिए, फिर समय बचा तो मैं आऊंगी आपके पास। हांडा जी अपनी बात रखिए। मैडम वो बोल रहे हैं, मैं कैसे फिर बोलूं? फिर उनकी आवाज नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। कुटेल साहब देखिए, मैं लौटूंगी, थोड़ा समय की पाबंदी है, सभी को बराबर समय देना होता है। हाँ जी, ये कहते हैं कि दलित वोट कोई चुनौती है। देखते हैं भाई, 3200 आप जो अपने सुप्रीमो की बात करते हैं, 3206 टीचर्स को आपने घूस लेकर जो उनको टीचिंग जॉब दी, आपने अलमारी में रखी, पीछे से काट कर खोली गई, क्या हुआ? और सब आपको पता, 10 साल की सजा आपके दोनों सुप्रीमो काट कर आए हैं, चाहे वो उन पर काट चढ़ा हो चाहे अब चढ़ाना हो। ठीक है जी, आपका इतना कच्चा गठबंधन है कि कोई भी तोड़ दे। आपने कहा जेजेपी ने आपका गठबंधन तोड़ दिए, यानी कि बहका के, जो कि है ना कि कृष्ण कुटेल जी। दूसरी बात, मैं एक जेजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी कि एक मिनट, हाँ, ये बात करते हैं महिलाओं की भी, तो इनको याद दिलाना चाहूंगी कि जगह जगह जाते हुए इनके लोगों को खदेड़ा गया, भाजपा के लोगों को भी खदेड़ा गया लोकसभा के चुनाव में कि 5 साल हो गए, पहले आप क्यों नहीं आए, अब क्यों आए हो? भाजपा के भी लोग खदेड़े गए, जेजेपी के भी खदेड़े गए, क्योंकि जेजेपी ने विश्वासघात किया। अरे चुप, अच्छा जो भी थे। शर्मा जी मैं लास्ट में मौका दूंगी आपको बोलने का, मैं लास्ट में मौका दूंगी आपको, एक बार बात खत्म करने दीजिए उनको। ठीक है, 16 बसेज, मैं जेजेपी के प्रवक्ता को याद दिला दूं अगर उनको पता नहीं है तो, 16 बसेज आपने सोनीपत और हरियाणा से भर के लेके गए, जिसमें महिला और बच्चे थे, उनको इसलिए आप लेकर गए राजस्थान में जब वो चुनाव चल रहे थे वहां पर विधानसभा के, कि शायद आपको भी वहां पर कुछ मिल जाए। और उनको किस बहाने से लेकर गए? 2 दिन उनको आपने खाना नहीं दिया कि खाटू श्याम की हम आपको वो दर्शन कराएंगे और सालासर आपको लेकर जाएंगे। 16 बसेज, 2 दिन महिलाएं और बच्चे आपने भूखे रखे, तो आप खैर छोड़ ही दीजिए ना ये बात कि आप महिलाओं के या आप जनता के सगे आप हैं, क्योंकि मलाई आपने जमकर खाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या ऐसा कभी हुआ देश के इतिहास में कि संसद में किसान बुलाए जाएं? वो हमारे राहुल जी ने करके दिखाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने लोगों को जोड़ा, उनके दुख समझे, हर एक वर्ग से वो मिल रहे हैं, चाहे वो आपके मोर्ची हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मिस्त्री हो, हर किसी से मिल रहे हैं। किसानों को उन्होंने बुलाया, किसानों के नेताओं को बुलाया 6 स्टेट से आज, और जबकि ये नहीं चाहते थे, प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहते किसान आए या गरीब या फिर मजदूर जो 3-3 पीढ़ियों की जो भाषा पढ़ते हैं, जो ये कसीदे करते हैं रामराज जी, इनको पता नहीं है कि उनको कितनी दुश्मनी है आदिवासियों से और गरीब और SC, ST, OBC सभी वर्गों से, उनको तो देश के लोगों से दुश्मनी है। इसीलिए उनको कोविड का जो है वो वाला वैक्सीन लगवाया, जो खतरा था, जान को खतरा, बहुत लोग मारे भी गए उससे, 50-60 लाख लोग मारे गए कोविड में, और ये बताते 3-4 लाख लोग मरे। और ये सीरम इंस्टीट्यूट जिसने 52 करोड़ का चंदा दिया था, उसने माना सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ जी उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस थे कोविशील्ड में, खुद तो कोवैक्सीन लगवाया प्रधानमंत्री ने। अरे रुक जा, चलिए ठीक है, आखिरी 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं शर्मा जी आप ही के पास आ रही हूँ। हाँ जी, तो इतने लोगों की जान को जोखिम में डाला पूरे देश की, और बहुत सारे लोग शुरू में मरे भी हैं, गंगा जमुना में लाशें तैरती हमने भी देखी हैं, कोई इनके पास मेडिकल की सुविधा नहीं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। इवन की ये बजट भी आया है, जो 2 बैसाखियां हैं ना दाएं बाएं, एक नायडू और नीतीश, एक को कुछ 1000 करोड़ पकड़ा दिए, एक को कुछ 1000 पकड़ा दिए, बाकी स्टेट कहाँ गए? वो ममता बनर्जी जो CM है बंगाल की, वो आई ना, उन्होंने बोला कि मेरा भी माइक बंद कर दिया गया, 5 मिनट में बोली, कहते हैं नीतीश नायडू को 15 नीतीश जी तो आए नहीं मीटिंग में, जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, नीति आयोग नाम बदल दिया, पर रहेगा तो वही ना। तो वहाँ पर इन्होंने ममता बनर्जी को नहीं बोलने दिया 5 मिनट भी, उन्होंने बाहर आकर पत्रकारों से ऐसे उनको 20-20 मिनट बोलने दिया गया। तो ये हमें क्या बताएंगे? सिर्फ क्योंकि जो बैसाखियां हैं सरकार बचा के रखे हैं। चलिए ठीक है, समय कम है, आप समय कम है, समय की पाबंदी है। शर्मा जी जवाब देते हुए फाइनल कमेंट आपका ले रही हूँ मैं, इनका जवाब दीजिए और फाइनल कमेंट इनके जवाब के साथ। ऐसा ये सारी झूठ बोल रही है, इनकी काट की अंडी एक बार कट गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। आपको पूरा रुक जाइए, उनकी बात खत्म होने दीजिए। इन्होंने झूठ बोला कि संविधान से खतरे में है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख सालाना आएंगे,
इन्होंने झूठ बोला 8,500 रुपये महीना बहनों के खाते में आएंगे। ये सारे एक बार तो आप ये वाला युद्ध करते हैं। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता की यही पुकार नाम देने को दूंगा। जनता जाग गई है। अरे जनता जाग चुकी है, आपकी काट के निकलने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसका केंद्र में शासन रहा है उसी पार्टी का हरियाणा में शासन रहा है। तीसरी बार हमारा केंद्र में भी शासन आ गया है, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता आपकी बधाई मारने वाली नहीं है। टीपू जी अपनी बात जल्दी से कह दीजिए, क्योंकि ये लोग चुप होने वाले नहीं है। मैं आपका ऑडियो बढ़वा रही हूँ। टीपू जी कुछ फाइनल बात अपनी कहना चाह रहे हैं। टीपू जी 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। ज्योति जी, जैसे कि आपने कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी को कहा कि आप जेजेपी प्रवक्ता की बात का जवाब दे दीजिए, ये जवाब नहीं दे पाए, ये नहीं बता पाए कि क्यों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-6 का नोटिस का डर दिखा करके किसानों की जो जमीन है वो सस्ते दाम पर बिल्डरों को बेच दी। ये नहीं बता पाए, ये नहीं जवाब दे पाए कि क्यों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जेपीटी टीचरों पर लाठीचार्ज हुआ। ये नहीं बता पाए क्यों उनके। चलिए ठीक है, कोई किसी का जवाब नहीं देगा, लेकिन सवाल सब दागेंगे, लेकिन जवाब अब जनता देगी 2-3 महीने बाद। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अपनी तैयारियां तो रख ही रही है, लेकिन एक दूसरे की पार्टियों पर कटाक्ष करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रही है। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।